तो चलिए दिसंबर 23 का MTP2 देख लेते हैं, उसका सोल्यूशन अकाउंट का, और लॉ का भी सोल्यूशन डाला जाएगा। खैर, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि ट्रू फॉल्स का, कि प्रोविजन फॉर बैड डेट जो होता है वो डेबिट होता है सन्ड्री डेटर अकाउंट में। तो ये फॉल्स था। ये कहाँ पे डेबिट होता है? ये होता है P&L अकाउंट में। इतना तो हम सभी जानते हैं। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है उसे हम कहाँ डेबिट करते हैं? P&L अकाउंट में, ना कि डेटर अकाउंट में। तो पहला क्या था? वो आपका फॉल्स था। नेक्स्ट वन देखते हैं। क्या था सेकंड वन? डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। तो हम लोग जानते हैं कि जब कैश बुक बनाते हैं तो उसमें हम बैंक कॉलम को हम बैलेंस कर सकते हैं, मतलब इक्वल करेंगे देखने के लिए बैलेंस कितना बच रहा है। कैश कॉलम को कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम डिस्काउंट कॉलम को इक्वल नहीं करते। ठीक, तो ये जो बात लिखी गई थी वो ट्रू लिखी गई थी, फर्स्ट फॉल्स था। हो गया, आगे देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में था कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स इनिशियली व्हेन दे आर सेंट आउट। इसका मतलब यही था कि जब सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे जब आप सेंड करते हैं तो आप जो एंट्री करते हैं वो क्रेडिट सेल का एंट्री नहीं करते हैं। तो देखिए, ये नहीं जो लगा दिया वो गलत कर दिया। हम लोग क्रेडिट सेल का ही एंट्री करते हैं। तो वही चीज़ लिखा हूँ कि थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में हम लोग इनिशियली क्रेडिट सेल ही उसको मानकर चलते हैं, जैसे ही गुड्स भेज दिया जाता है। तो 4-1 देखिए, 4-1 क्या था? क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ड्यू डेट जब फॉल करता है क्लोजिंग अकाउंट के डेट के बाद तो उससे हम कहते हैं रेड इंक। तो बिल्कुल करेक्ट है ये चीज़। जैसे ही आपका ड्यू डेट जो है वो क्लोजिंग डेट के बाद फॉल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेड इंक कहते हैं। ठीक, और 5 वो देख लेते हैं। 5 में क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसमें था कि बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर। मतलब एक पार्टनर अगर मर जाता है तो हमारा जो है वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, पार्टनरशिप ख़त्म नहीं होती डेट से, वो तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। पार्टनरशिप ख़त्म तभी होगा जब आप म्यूचुअली उसको डिसाइड करेंगे या पूरा आपका बिजनेस बंद हो जाए। तो वही चीज़ लिखा हूँ कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है? वो है फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनरशिप जो है वो अगर कोई किसी का डेथ हुआ है तो उस केस में रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। पार्टनरशिप मतलब रिलेशन, तो रिलेशन क्या हो जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन बंद नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स है, प्रॉब्लम ट्रू था। 6-1 अगर आप देखेंगे तो 6 क्या था? हाँ, कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा, नॉन प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग की बात कर रहा है। इंजॉय वोटिंग राइट्स। देखिए, ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही तो वोटिंग राइट इंजॉय करते हैं ना। नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो वो थोड़े नहीं इंजॉय करेंगे। तो वो क्या है? वो स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सिर्फ प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स वाले ही इंजॉय करते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंजॉय नहीं करते। और देखिए, थ्योरी वाला एक क्वेश्चन था, उसको भी देख ही लेते हैं। ओके, सो थ्योरी वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था? उस क्वेश्चन में कि लिमिटेशन बताना था कि क्या क्या लिमिटेशन से जब आप इवेल्युएट करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट को। देखिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो उसमें रिटन ना हो, वो उसको सामने वाला लिखा ना हो, तो कैसे हम उसको पहचान पाएंगे? ये प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे फैक्टर जो है वो इम्प्लाइड होते हैं, जैसे थॉट्स, एस्टिमेशन, ये सब। तो उस चीज़ को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या सोच कर जो है वो इस चीज़ का वैल्यू किया गया है। तीसरी चीज़ क्या है? पहले जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं तो दिक्कत आ सकती है कि मे बी कि कुछ भी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मनी फॉर्म में नहीं। अगर मान लीजिए मनी फॉर्म में कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको पता कैसे करोगे कि क्या है? और बैलेंस शीट जो भी बनेगा या फिर P&L अकाउंट, उसमें तो सब कुछ मनी टर्म्स वाले ही एक्सप्लेन रहते हैं, यानी कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो है वो यहाँ पे इग्नोर हो जाते हैं। और लिमिटेशन क्या है? ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि जो यूजर ले रहे हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा है, कंपनी आगे तक चलेगी या बिजनेस आगे तक चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस शीट ये अप्रूवल दे दे कि आगे तक ही बिजनेस चलेगा। नहीं, जो वो दे रहा है वो पास्ट के बेसिस पे दे रहा है, क्योंकि पास्ट के ही ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे देख लेते हैं। अकाउंटिंग जो है वो इग्नोर कर देता है मॉनेटरी फैक्टर को। ऊपर देख लें, वेरियस पॉलिसीज, बहुत सारे अडॉप्टेड पॉलिसीज़ होते हैं, उनके बहुत सारे आउटकम्स होते हैं। जो पॉलिसी वो अडॉप्ट करेगा, हो सकता है आगे चलकर अगर वो कुछ और अडॉप्ट करे तो उसके रिगार्डिंग अलग चेंजेज आ जाएंगे। मतलब अभी मैं मान लीजिए डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आगे जाकर उसको चेंज कर दिया और उस चीज़ को मैं डिस्क्लोज जो है वो कंपल्सरी नहीं दिखाते हैं, बैलेंस शीट में थोड़ा ना लिखते हैं कि कौन सा हम यूज़ किए हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा इवेलुएट करने में प्रॉब्लम आ सकती है कि कौन सा अडॉप्ट किया है। अब देखिए 6-1 वाला क्वेश्चन
रिवेन्यू, और ये देखिए इसको मैं इसलिए पहले ले लिया क्योंकि एक थ्योरी का क्वेश्चन था, इसलिए पहले ले लिया। तो आप सीधे क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे, सीधे चले जाइए, या फिर नहीं भी जाएंगे क्विकली बता देता हूँ कि पहला था कि अमाउंट स्पेंड ऑन, किसी भी मतलब वर्किंग कंडीशन पे आप एक खर्चे कर रहे हैं, मतलब वर्किंग कंडीशन मतलब जो कि आपके बिजनेस में ऑपरेशंस है, तो वो आप एक बार खर्चे अगर आप करेंगे तो वो रिवेन्यू का, और वो खर्चा जो आप जो बार बार खर्चा लगेगा वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो एक बार खर्चा लगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या नहीं, पहला जो था वो ये था कि वर्किंग एक्सपेंसेज आप बियर कर रहे हैं, मतलब आपका खर्चा लग रहा है वर्किंग एक्सपेंसेस पे, तो वो तो डेली एक्सपेंसेस है, तो वो क्या हो गया, रिवेन्यू इन नेचर। सेकंड वन था कि आप कार को लाएं और उसको, जो आपका सेकंड हैंड था उसको रिपेयर करवाएं ताकि वो अच्छे से चले। तो क्या कार एक ही कार पे आपको बार बार ये चीज़ रिपेयर करवाना पड़ेगा, रोज़ करवाना पड़ेगा? नहीं, एक बार आप कर दिए, अब वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा था कि सिनेमा हॉल में क्या है कि बहुत सारे एग्जिट्स के हॉल बना दिए गए कि, तो वो क्या वन टाइम बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, तो ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोला कि स्टॉक को आप एक जगह से दूसरे जगह पे ले गए, तो भाई स्टॉक क्या है, वो सेल करने के लिए बार बार आपको यहाँ से वहाँ ले जाना ही पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फोर वन था कि आप कोई जो डायरेक्टर है वो अब्रॉड गया, बहुत दूर गया, किस लिए, ताकि वो कैपिटल एसेट्स ला सके, तो वो जो खर्चा हुआ उस पर जो भी ट्रैवलिंग का, वो क्या हो गया, कैपिटल ही नेचर हो गया, बार बार थोड़े ना हो जाएगा कैपिटल एसेट्स लाने विदेश, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। खैर, अब आते हैं सीधा 1 के सी का, कि वो क्या था, इन्वेंट्री का, कि इन्वेंट्री जो है उसको दिखाना था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना बचेगा। तो सिंपल आपको जो है एक फॉर्मूला, मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये जो ऐसा बनता है उसका, कि सबसे पहले आप कॉलम बनाइए किस चीज़ का, आप रिसिप्ट और इशू और बैलेंस बचा कितना, इतना इतना जान गए, बस ये बन गया। कैसे, 1 तारीख को तो कुछ भी नहीं हुआ, 1 तेईस को तो मैंने दिल की देखी, ठीक है भाई कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर देख रहे हैं कि अगले 1 तारीख को हम परचेज किए कितना, 100 यूनिट्स, और रेट कितना है 300, तो टोटल कितना हो गया 30,000। तो अब भी जो हमारा बैलेंस बचा हुआ है वो 30,000 बचा हुआ है, जिसका रेट 300 है, ये गिवन इक्वेशन में। आगे लिखा हुआ था कि वो 50 इशू कर दिया, मतलब 50 मान लीजिए सेल हो गया या चला गया, तो जब वो चला गया और रेट नहीं गिवन है, तो रेट नहीं गिवन है तो प्रीवियस रेट ले लिए कि 300 पर ही गया होगा, तो 15,000 जा चुका है। अब जब 15,000 जा चुका है तो 30,000 में से 15,000 गया तो कितना बचा, 15,000, ये बैलेंस में दिख गया। और 100 में से 50 यूनिट जा चुका है, तो यूनिट कितना बच गया, 50। समझ गए? यूनिट, रेट और अमाउंट यही देखते हैं, तो यूनिट्स स्टार्टिंग में था 100, रेट उसमें 300, तो 30,000, वही बैलेंस हमारा बच गया लास्ट में 30,000। बाद में 50 चला गया, तो 50 अगर 100 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स गया तो कितना बचा, 50 यूनिट्स, तो रेट कितना है जो 300 है भाई, 15,000। आगे देखें हम, क्या था ये, हाँ 1 फरवरी को 200 और हम परचेज किए, तो 200 परचेज किए, उसका रेट दे दिया @400, तो यानी कि टोटल हम 80,000 का परचेज किए, और पहले से हमारा 50 और ये जो 300 वाला है और 15,000 है ही, तो उसमें और कितना हो गया, ये 50 और ये 200, कितना हो गया 250, और अमाउंट कितना हो गया 80,000 और 50,000 कितना हो गया 95,000, और 95,000 में 250 से डिवाइड करेंगे तो 380 रेट अपने आप आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या हुआ, 100 फिर हम इशू कर दिए, 100 फिर हमारा चला गया, तो जब 100 गया तो किसी रेट पे गया होगा 380 के रेट पे ही, तो 380 के रेट पे 38,000 गया, तो बचा कितना 250 में से 100 गया 150, और 380 रेट सेम ही, और 57,000। फिर 100 हम इसमें से इशू करेंगे, तो 100 में से 150 में से 100 गया तो कितना बचा 50, रेट 380 का 380 ही रह गया, 1900। क्यों 380 का 380 ही रह गया, क्योंकि आगे जो है वो जैसे प्रीवियस में था कि इशू जब हम कर रहे हैं तो अलग रेट पर अगर हम इशू करते तो यहाँ पे अलग रेट लेते, लेकिन रेट नहीं दिया हुआ है, तो जो ऊपर रेट एप्लीकेबल है 380, वही 380 ही ले लेंगे। बोलेंगे कि 380 कैसे आया, तो देखिए @300 पहले से था और आगे आया 400, अब दोनों को जोड़ दिए, और जब यूनिट हम दोनों का जोड़ दिए, दोनों का अमाउंट जोड़ दिए, तो टोटल अमाउंट बाई यूनिट निकालें तो रेट आया 380, वही रेट आगे भी लगे। समझ गए? अब देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आफ्टर द बुक्स क्लोजिंग है, मतलब जो बुक्स बने हुए हैं, 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हालांकि मैं पढ़ा था क्वेश्चन, उसमें लिखा है कि सारे मिस्टेक्स जो हैं वो आफ्टर इट्स बुक्स वेयर क्लोज्ड, बुक्स क्लोज होने के बाद ये सब कुछ एरर हुए हैं, और सस्पेंस अकाउंट के एंड अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड इन ऑर्डर टू गेट द ट्रायल बैलेंस एग्रीड, कि ट्रायल बैलेंस के लिए सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, लेकिन सारी जो बुक्स है वो बंद हो गई। बुक्स बंद हो जाती है तो जो भी इनकम, एक्सपेंस, सेल्स, परचेज, ऐसे ऐसे आइटम्स हैं जो कि नॉमिनल इन नेचर है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, P&L एडजस्टमेंट। और दूसरी चीज़ वो तो हो गया लास्ट में। पहले बात कर लेते हैं जर्नल एंट्री करेंगे कैसे हम रेक्टिफिकेशन। पहले हम करेक्ट एंट्री पास करेंगे, और फिर हम जो रॉन्ग एंट्री ऊपर बुक में दिया है वो, और उससे क्या करेंगे,
जो रॉन्ग एंट्री वाला डेबिट में है उसको हम क्रेडिट साइड लाएंगे, और जो इधर क्रेडिट में है उसको हम डेबिट साइड में, और वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि बिल्स रिसीवेबल को बिल्स पेबल मान लिया, तो बिल्स रिसीवेबल का जर्नल एंट्री क्या होता है, पी से कोई बिल्स रिसीवेबल हमें मिला था, और हम मान लिए कि हमें पी को गलती से हम लिख दिया कि पी को ही हमें बिल्स रिसीवेबल देना है। तो देखिए करेक्ट एंट्री तो रिसीवेबल का था कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी, क्योंकि पी से हमको रिसीव करना था, लेकिन हम गलती से क्या पास कर दिए कि पी को हम ही को देना है, पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो इस बिल्स पेबल को जब ये क्रेडिट में है तो इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट में हो जाएगा। तो ठीक है, बिल्स पेबल डेबिट हो गया। वैसे ही पी अकाउंट डेबिट था, ऊपर ऊपर डेबिट था, नीचे लाए तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ऑलरेडी क्रेडिट क्या है 1550 और 1550 और आ गया, तो टोटल 3100, और ऊपर बिल्स वाला 1550 का 1550। एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, जो करेक्ट एंट्री है करेक्ट एंट्री को बिल्कुल 2 कॉपी छाप दीजिए, जैसे 1550 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी 1550 मान लीजिए, यहाँ भी लिख देते। लेकिन यहाँ वाला डेबिट वाला जैसे ही क्रेडिट में आया तो देख रहे हैं कि पी इधर भी क्रेडिट था और ऊपर से डेबिट वाला है रॉन्ग में, तो राइट में आएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो टोटल 3100 बन रहा है। अब 2 बार पी लिखने से अच्छा 3100 एक ही बार, वहीं बिल्स पेबल जो है वो क्रेडिट हो रहा था, इधर आएगा तो डेबिट हो जाएगा, बस बात खत्म। देखिए अब दूसरा देख लीजिए। दूसरा में क्या था कि सेल किए हैं 2500 को निधि को हम, ठीक, तो निधि टू सेल्स होना चाहिए, लेकिन हम गलती से क्या कर दिए, हम विधि को डेबिट कर दिए। यानी कि हमको लिखना चाहिए था निधि टू सेल्स, हम लिख दिए विधि टू सेल्स। तो इसको भी इधर क्रेडिट वाला डेबिट में लाइए और इधर डेबिट वाला क्रेडिट में लाइए। कैसे, निधि टू सेल्स लिख लीजिए, तो निधि टू सेल्स मान लीजिए हम लिख लिए, लेकिन ये वाला सेल्स जो है डेबिट, ये क्रेडिट है तो इधर आएगा तो ये डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा तो टू सेल्स ये क्रेडिट और ये वाला डेबिट, इधर आएगा तो डेबिट ही हो जाएगा ना, तो ये क्रेडिट और ये डेबिट ये दोनों तो खत्म हो जाएगा। मतलब जो चीज़ यहाँ पे भी क्रेडिट है और यहाँ पे भी क्रेडिट है और सेम अमाउंट से, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जैसे ही इधर आकर डेबिट होगा तो सेम अमाउंट डेबिट और सेम अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो ये 25,000 खत्म। अब विधि जो ऊपर डेबिट था वो इधर आएगा तो क्रेडिट, तो विधि क्रेडिट और रियल वाला निधि डेबिट, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल में रेक्टिफाइड एंट्री। फिर से सुन लीजिए, जो रियल एंट्री होता है वो रियल एंट्री आप पास कर दिए, और जो रॉन्ग एंट्री है रॉन्ग एंट्री को इधर लाइए। मतलब जो रॉन्ग एंट्री जो है उसका सारे सिंबल रिवर्स करके, डेबिट है उसको क्रेडिट करके और इसी में ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये सेल्स है, डेबिट होता तो यहाँ पे आके क्रेडिट होता, क्रेडिट होता तो यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स है, तो सेल्स 25,000 25,000 50,000 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड है इधर आएगा तो डेबिट साइड में, और इधर जो है ये है क्रेडिट साइड में, तो इससे वो खत्म हो जाएगा 25,000 का वैल्यू। आगे देखते हैं कि जनरल एक्सपेंसेस है 360 का और हम लिख दिए उसको 630 का, ज़्यादा लिख दिए। हमें लिखना क्या चाहिए था कि जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्यों, मान लीजिए यहाँ पे आप कैश अकाउंट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन बोल रहा है कि जनरल एक्सपेंस को हम लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो लेजर पोस्टिंग यानी कि सस्पेंस अकाउंट हम कब खोलते हैं, ट्रायल बैलेंस में, तो उससे पहले की बात करिए तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे खुलेगा ही खुलेगा। तो जब आप कोई मतलब क्या है लेजर में पोस्टिंग करते टाइम गलत कर दिया, आपको लिखना था 360 और आप लिख कितने दिए 630, तो इसको भी इधर से इधर लाइए, इसको इधर से इधर लाइए, मतलब समझिए जनरल एक्सपेंस टू सस्पेंस लिख दीजिए। ठीक है, जनरल एक्सपेंस टू सस्पेंस, और यहाँ पे बोला है कि ज़्यादा लिख दिए, तो जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस फिर से। और अब आप देखिए कि ये जो डेबिट वाला जो क्रेडिट साइड आ रहा है ये ऊपर वाले डेबिट से ज़्यादा वैल्यू का है। मतलब जब ये डेबिट 360 है और सामने वाला क्रेडिट 630 है, क्योंकि इधर आएगा तो ये क्रेडिट ही हो जाएगा, तो 270 ज़्यादा क्रेडिट है, तो 270 ज़्यादा क्रेडिट था तो 270 ज़्यादा क्रेडिट हमने लिख दिया। और सस्पेंस वाला में भी देख रहे हैं कि जो क्रेडिट साइड वाला है वो ज़्यादा है 270 से, लेकिन इधर आएगा तो डेबिट हो जाएगा, तो वो डेबिट हो गया, खत्म। अब आप बोलेंगे कि जनरल एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे आपको बताया था कि बुक्स जो है वो आप क्लोज कर रहे हैं, सारे बुक्स क्लोज्ड हैं, उसके बाद ये सब कुछ मिला है, तो आपको क्या करना होगा, जो भी ऐसे एक्सपेंस वाले आइटम्स हैं मतलब नॉमिनल आइटम्स, उसमें P&L एडजस्टमेंट आपको लिखना पड़ेगा, जो मैं लिख रखा हूँ। ये देखिए सस्पेंस वही है सब कुछ, बस जनरल एक्सपेंसेस की जगह पे हमने P&L एडजस्टमेंट लिख दिया है। आगे देखिए 4 क्वेश्चन था, फोर्थ वन, कि सेल्स बुक जो है वो ओवरकास्ट हो गया। सेल्स बुक मतलब कोई लेजर था वो ओवर लिख दिए, तो सेल्स को हमको क्रेडिट करना चाहिए था 5,000 से, और हमने क्रेडिट कितने से कर दिया है 10,000 से। यही तो हुआ ना कि 5,000 से ओवर कर दिया, तो कुछ नहीं करना, इसको रिवर्स कर दीजिए। इधर जो डेबिट है ये तो क्रेडिट साइड हो गया टू, सेल्स का क्या होता है नेचर क्रेडिट होता है, तो नेचर क्रेडिट है, 10,000 क्रेडिट हम ज़्यादा कर दिए, हमको करना चाहिए था 5,000 क्रेडिट, हम कर दिए 10,000 का क्रेडिट। तो ये जो क्रेडिट है 5,000 का और ये सेल्स इधर क्रेडिट है 10,000 का, ये इधर आएगा तो डेबिट हो जाएगा 10,000 का, तो 10,000 डेबिट और 5,000 ऑलरेडी क्रेडिट,
तो कितना हो जाएगा बचेगा 5,000 डेबिट बचेगा, तो सेल्स 5,000 डेबिट और कुछ है नहीं तो सस्पेंस अकाउंट हमने खोल दिया। या ऐसा भी कर सकते हैं कि सेल्स बुक क्या है, एक लेजर है तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा, खोल दिए। अब हमने आपको बताया था कि जहाँ पे भी नॉमिनल आइटम्स दिखे वहाँ पे आप P&L एडजस्टमेंट लिख दीजिए, क्योंकि बुक सारे क्लोज्ड हो गए हैं तब जाके एरर डिटेक्ट हुए हैं। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस वही वाला एंट्री है, सिर्फ हमने P&L यूज कर दिया सेल की जगह पे। 5 में जब आप पहुँचेंगे तो 5th में ये था कि कैश रिसीव किए हैं अमन से और डेबिट कर दिए हम विमल को। मतलब समझ रहे हैं आप कि कैश हम रिसीव किए थे अमन से और हम लिख उसको क्या दिए कि हम विमल को कैश दे रहे हैं, उल्टा कर दिया और नाम भी उल्टा कर दिए। हमको एंट्री क्या पास करना चाहिए था, कैश रिसीव किया अमन से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमन। हमने कर क्या दिया, विमल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब हमने विमल को पे किया है, ऐसा कर दिया हमने, डेबिट कर दिया विमल को। तो अब यहाँ पे देखिए कैश इधर क्रेडिट इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा डेबिट, तो डेबिट इधर हो जाएगा 3200 और क्रेडिट ऑलरेडी है 3200, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो कैश कैश तो खत्म हो गया खेला, ठीक। अब ऊपर जो कैश बचा क्या हो गया, कैश कैश खत्म हो गया, नहीं नहीं कैश कैश कैसे खत्म हो गया, कैश कैश तो डबल होगा ना, हाँ विमल अकाउंट डेबिट हो गया यहाँ पे। कैश रिसीव किए थे क्या था, कैश रिसीव फ्रॉम अमन, कैश अकाउंट डेबिट टू अमन एंड डेबिटेड टू विमल, विमल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इससे और इससे अमन को मैं कैंसिल कर दिया, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, विमल क्या है, विमल डेबिट है तो इधर क्या आ जाएगा, विमल क्रेडिट हो जाएगा 3200 मैं बोला हूँ, ठीक। ऊपर जो है वो क्या होगा 3200 और 3200 कैश है, कैश 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 आप लिख सकते हैं 6400, लेकिन यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ नहीं लिखा है कि सामने वाले को जो है वो कैश ही पे किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट यूज़ किया। समझ रहे हैं आप, ये जो डेबिट साइड वाला है वो आके क्रेडिट हो गया, यहाँ क्रेडिट साइड वाला ऊपर जाकर डेबिट होगा तो 3200 हो जाएगा, ठीक। और ऑलरेडी कैश ऊपर 3200, तो टोटल ऊपर कितना हो जाएगा 6400। और क्योंकि हमने गलती जो है वो पर्सनली किया है, अमन क्या है एक पर्सनल अकाउंट, ये वहाँ पे हम और पोस्टिंग ही कर रहे थे तो पोस्टिंग में हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि सस्पेंस अकाउंट ही आपको खोलना है, सस्पेंस अकाउंट हमने लगा दिया। समझ में आ रही है बात। कैश देखिए कैश 3200 यहाँ पे क्रेडिट है, ऊपर जाकर डेबिट हो जाएगा तो टोटल 6400 कैश, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको जो है वो दिखाना है सस्पेंस अकाउंट भी खोलकर, तो इसलिए हमने सस्पेंस यूज किया। और ये तो ऑलरेडी अमन जो है वो क्रेडिट है तो क्रेडिट, विमल डेबिट इधर था तो वो भी आके इधर हो गया क्रेडिट। और ऐसा भी कर सकते ऊपर कैश, ये भी कैश 6400 दिखा दीजिए, बाद में सस्पेंस अकाउंट में दिखा देना दोनों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 देखिए कि 6 में क्या था कि लीगल एक्सपेंसेस आप पे किए हैं मोहन को और डेबिट कर दिए उसके पर्सनल अकाउंट को। यानी कि जब आप लीगल एक्सपेंसेस पे करते हैं तो क्या आप एंट्री करते हैं कि लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने क्या कर दिया कि आपने मोहन को ही डेबिट कर दिया और टू कैश कर दिया, तो अब कोई बात नहीं, इसके वाला इधर आ जाएगा। तो कैश कैश तो खत्म हो जाएगा, दोनों क्रेडिट है 2910 क्योंकि इधर डेबिट में आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा, लीगल एक्सपेंसेस टू मोहन 2910, तो लीगल एक्सपेंसेस टू मोहन 2910, लेकिन हमें पता है कि ये जो है वो लीगल एक्सपेंसेस ये नॉमिनल नेचर का है तो ये जाएगा P&L एडजस्टमेंट में, तो P&L एडजस्टमेंट इसके जगह पे लिख दी और टू मोहन अकाउंट। समझ में। अब नेक्स्ट में देखिए 7 साथ ही था आइटम क्या, हाँ कि आप परचेज बुक को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे और आपने ज़्यादा फॉरवर्ड कर दिया, मतलब आपको डेबिट दिखाना था 1235, आपने डेबिट दिखाया 1325, क्वेश्चन में कि मैंने ज़्यादा दिखा दिया, तो ज़्यादा दिखा दिया तो रिवर्स कर दीजिए, तो ठीक है। तो परचेज को हमको डेबिट दिखाना था कम और हमने दिखा दिया ज़्यादा, तो परचेज को हमने कर दिया क्रेडिट, या फिर ऐसे भी समझिए कि यहाँ पे डेबिट जो है इस क्रेडिट साइड में आएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और ऑलरेडी डेबिट साइड में जो है वो 1235 है तो दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, क्रेडिट वाला ज़्यादा बचेगा 90 से, तो 90 से बच रहा है, और ऊपर जो कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट 90 से। और परचेज है तो ये भी क्या है, नॉमिनल आइटम है, तो नॉमिनल आइटम के कारण यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट इसके जगह पे हमने लिख दिया, बस कहानी खत्म। अब जब ये सारे जर्नल एंट्री कर लिए तब आप जाइए सस्पेंस अकाउंट में, क्यों, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट भी पूछा है। तो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, टेम्पोरेरी अकाउंट होता है जो बैलेंस मैच करने में हेल्प करता है, ट्रायल बैलेंस का। आगे देखिए जितने भी आइटम्स आपको डेबिट साइड जहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट दिखेगा, जैसे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस 270, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विमल टू अमन, तो ये दोनों जितना जगह पे इधर जितना जर्नल एंट्री हमने किया यहाँ पे जितना भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट है जितने जगह पे, उसको हम यहाँ पे भी डेबिट साइड में उन सारे आइटम्स को लिख दिए, और एक जितने जगह पे वो क्रेडिट था उसको क्रेडिट साइड पे, और बैलेंस बच गया ट्रायल का कितना 1760, ये बैलेंस बच गया। समझ गए, आसान था। देखिए अब अभी मैं पढ़ा तो नहीं रहा कि आपको पूरा थ्योरी बताऊं कि कैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पहचानना है, हालांकि इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप एक रेक्टिफिकेशन करेक्ट वाला पास कीजिए, इनकरेक्ट वाला पास कीजिए, और जो इनकरेक्ट वाला है उसको करेक्ट साइड लाइए और साइन रिवर्स कर दीजिए, बस इतना सा।
अगला है शायद BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। तो एज पर पासबुक गिवन है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए कि बैंक बैलेंस जो है वो डेबिट है और एज पर पासबुक है। देखिए पासबुक में जब भी, पासबुक का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि आप जो है वो बैंक में पैसा जब जमा करते हैं तो बैंक वाले के लिए वो लाइबिलिटी हो जाता है। तो जो उसका क्रेडिट बैलेंस है वो उसके लिए फेवरेबल बैलेंस है उसके लिए। और यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिखा है, यानी कि आपके बैंक में पैसे नहीं थे, ओवरड्राफ्ट थे। तो मैंने लिखा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, साफ वहाँ गिवन है कि डेबिट बैलेंस है पासबुक का। कैशबुक का डेबिट बैलेंस होता तो फेवरेबल होता, लेकिन यहाँ पे पासबुक का डेबिट बैलेंस है जो कि क्रेडिट एक्चुअल में होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल है तो मैंने निगेटिव में लिख लिया, 25,000 गिवन था। अगला क्वेश्चन है कि चेक जो है 400 का, 400 का चेक है जो डिपॉजिट कर दिया गया है बैंक में, लेकिन कोई एंट्री कैशबुक में नहीं की है। तो अगर कैशबुक में हम कोई एंट्री नहीं किए डिपॉजिट का, तो कैशबुक तो हमारा कम दिख रहा होगा और पासबुक हमारा ज़्यादा दिख रहा होगा, तो हम पासबुक को भी 400 से घटा देंगे। अब आप बोलेंगे 400 को क्यों घटाया? अब ऐसे सोल्यूशन आप देखेंगे तो उसमें 400 ऐड किया रहता है, लेकिन नीचे सेम ही बैलेंस आएगा। पहले आप इस चीज़ को समझिए कि एज पर पासबुक बना रहे हैं, यानी कि हमें जो भी प्लस माइनस करना है वो पासबुक में करना है। तो ठीक है, मान लीजिए दोनों में सेम अमाउंट है, कैशबुक में भी पासबुक में भी, और कैशबुक में कुछ आप डिपॉजिट किए हैं मतलब बैंक में और कैशबुक को नहीं बताए हैं, तो कैशबुक तो कम ही अमाउंट दिखाएगा। तो जब कैशबुक में हम आप मेंशन ही नहीं किया तो पासबुक से भी आप घटा देंगे तो दोनों मैच कर जाएगा, तो घटा दिए 400। अगला देखिए क्या है कि चेक इशूड, 34,000 का चेक इशू हुआ है, जिसमें से 20,000 वाला ही पेमेंट के लिए हुआ है अभी तक। अब जैसे ही हम पे कर रहे थे तो कैशबुक में हम क्या लिख देंगे, पूरा मेरा 34,000 जा चुका है, घटा दिए हम कैशबुक, लेकिन हमारा एक्चुअली में 20,000 ही घटा हुआ है क्या, पासबुक। तो पासबुक में ही अगर प्लस माइनस करना हो तो पासबुक को और कम करेंगे ताकि वो कैशबुक से मैच कर जाए, तो 14,000 और हम कम कर दिए। और देखिए अगला जो है कि 4,000 रिसीव हुआ है, वो बैंक में हम भेजे नहीं हैं, ठीक। तो 4,000 जो रिसीव हुआ वो कैशबुक हमारा बढ़ गया 4,000 से, लेकिन अभी बैंक में नहीं है, तो बैंक में भी हम क्या करेंगे, 4,000 प्लस कर लेंगे। आगे देखते हैं कि चेक है 20,000 का और उसका 6,000 कलेक्शन हुआ है आफ्टर द टाइम। 2 और 3 पॉइंट अब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि 10 जुलाई को एक हुआ है 4,000 और 12 जुलाई को हुआ है 2,000। लेकिन जब आप कैश बना रहे हैं, कैश बुक आप बनाते हैं तो आपको पता होगा कि आपको 20,000 रुपये लेना है, तो आप तो लिख देंगे कैश बुक में 20,000 ले लिए हैं, लेकिन पासबुक में उसको मिला कितना है, एक्चुअली 14,000 है। यानी कि अभी भी पासबुक जो है वो 6,000 कम है। क्यों? क्योंकि 4,000 और 2,000 वो बाद में मिले, 30 जून को नहीं मिले, और हम बना कब रहे हैं, 30 जून को। तो यहाँ पे 6,000 हम लिख देंगे कि ठीक है 6,000 हम और बढ़ा देते हैं ताकि वो कैशबुक से मैच कर जाए। हालांकि ये 6,000 अभी रिसीव नहीं है, इस चीज़ को हम इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि वो कैशबुक से मैच कर जाए, क्योंकि कैशबुक में हम लिख चुके हैं कि पूरा कलेक्टेड है। अब देखिए बैंक जो है डायरेक्टली पे कर दिया है पैसा, तो हम अगर डायरेक्टली 600 रुपये पे कर दिए हैं और कैशबुक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैशबुक में तो डेबिट नहीं, क्रेडिट नहीं रहेगा, वो अमाउंट कैशबुक से तो नहीं घटा होगा, तो हम क्यों घटाएं, हम भी जोड़ दिए ताकि वो मैच कर जाए। ये सब हम पासबुक में इसलिए करें क्योंकि पहला बैलेंस जो है एज पर पासबुक गिवन था। देखिएगा लास्ट में आंसर सेम ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाई बैंक 1,600 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। अब 1,600 कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी कि कैशबुक अभी भी बढ़ा हुआ होगा अमाउंट से, तो हम भी बढ़ा देते हैं क्योंकि एज पर पासबुक ही बना रहे हैं, तो बढ़ा दिया हमने भी। आगे सुनिए, बैंक चार्ज किया है कोई अमाउंट, ठीक है, और ये अमाउंट 80 रुपये था, लेकिन हुआ क्या कि इस 80 रुपये को कैशबुक 2 बार जो है वो रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कैशबुक में गलती से 2 बार वो अमाउंट घट गया। तो अगर वो 160 घटा दिया तो हम क्या करेंगे, हम भी 80 घट जाते हैं ताकि उससे मैच कर जाए, तो हमने भी 80 घटा लिया। अगला देखिए, इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं है कैशबुक में, मतलब बैंक चार्जेस नहीं रिकॉर्डेड है, क्या था, इंश्योरेंस चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। अब इंश्योरेंस चार्जेस कैशबुक में नहीं रिकॉर्ड है। इंश्योरेंस चार्जेस क्या होता है, जो बैंक आपसे ले लेती है, पैसा काट लेती है, तो कैशबुक में अभी कटा ही नहीं है, कैशबुक में आप नहीं दिखाए हैं, तो यहाँ पे तो आप अगर काट देंगे तो ये कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए उस चीज़ को, ठीक है। 70। आगे देखिए क्या था, क्रेडिट साइड, लास्ट वन है, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। कैशबुक का क्रेडिट साइड क्या होता है, पेमेंट साइड, वो कम दिखाया गया है 2,000 से। तो बताइए अगर आप कैशबुक को पे करना था और आप कम दिखा रहे हैं 2,000 से, कि हमने 2,000 से कम दिखाया है, यानी कि कैशबुक आपका बढ़ा हुआ रहेगा, तो हम पासबुक एज पर पासबुक बना रहे तो पासबुक को भी 2,000 से बढ़ा दिए, और टोटल बैलेंस जो आएगा लास्ट में, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश ऊपर पासबुक था, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक भी आया क्या, 25,210। समझ गए जी, बैलेंस हो गया। अगला था कंसाइनमेंट का। देखिए कंसाइनमेंट में हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस दिक्कत क्या था कि जब आप कमीशन कैलकुलेट करेंगे या फिर एबनॉर्मल लॉस या फिर स्टॉक, तो वहाँ दिक्कत था। पहली चीज़, आप सीधे आइए पाँचवें लाइन में, वहाँ पे लिखा हुआ है
शुरू में नहीं पता चलेगा कि कितना गुड्स सेंड किया। तो ये जो गुड्स सेंड किया है उस चीज़ को पता करने के लिए अब जब 5वें लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स, उसका वैल्यू है 18,750। अब बताइए कोई गुड्स आप भेजे 18,750 में, वो है 10%, तो उसका अगर आप 100% निकालेंगे तो यही तो वो भेजा होगा। 10% का मान लीजिए कि आपका गुड्स लॉस्ट हो गया, उसका वैल्यू हम बता दिए कि देखो भाई तुम्हारा 10% जो लॉस हुआ उसका 18,750 कीमत था। तो हम सोचेंगे कि ठीक है 18,750 था, तो 100% कितना होगा जब मैं भेजा था, तो वो 100% निकालेंगे, इंटू 10 भी कर सकते हैं तो भी निकल जाएगा, या फिर अगर 18,750 10% पे है तो 100% 1,87,500। तो ये क्या हो गया, ये हम गुड्स एक्चुअली में भेजे थे। तो लिख दिए कि 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,87,500, ये हम भेजे हैं। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि 125% कॉस्ट पे भेजे हैं। मतलब ये जो 187,500 है इस पे ऑलरेडी 25% का कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो अगर ये इनवॉइस प्राइस है क्योंकि ये भेजा गया है, तो इस पे अगर हम निकालेंगे तो 125 ऑन कॉस्ट यानी कि 120 ऑन सेल, मतलब 125 ऑन कॉस्ट यानी 120 ऑन सेल, इतना ही होता है ना। 25% कॉस्ट पे आप एक्स्ट्रा भेजें, 125% लिख दिया, यानी कि 20% आप सेल पे एक्स्ट्रा भेजे थे। तो 20% अगर हम उसमें से माइनस कर लें तो हमको क्या पता चलेगा एक्चुअल में इसका कॉस्ट। तो अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है, जैसे 25% उसमें गिवन है, तो वो हो जाता है 20% ऑन सेल। 25% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन सेल। अब बोलेंगे कि ये कहाँ गिवन है, तो 125% साफ लिखा है कि 125% पर भेजा था, तो 25% एक्स्ट्रा पर भेजा 100% से, तो 20% अगर हम सेल में से यानी कि जो 1,87,500 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट बचेगा। तो कॉस्ट कितना आ रहा है, 1/5 करेंगे या 20% निकालेंगे 1,87,500 का, तो 37,500, यानी कि इतना प्रॉफिट ऐड करके भाई साहब भेजे हैं। तो देखिए, या तो आप 2 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट सीधे लिख दीजिए 37,500 माइनस करके इसमें से 1,50,000, या फिर इधर लिख दीजिए 37,500 लोडिंग करके लिख के। तो इससे भी क्या होगा, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 1,50,000 बचेगा। 1,50,000 का गुड्स वो भेजे थे, क्यों, क्योंकि 20% उस सेल पे प्रॉफिट है। आगे देखिए क्या हुआ, आगे हुआ कि सामने वाले तो इतना भेजे हैं, फिर उन्होंने कुछ लॉसेस भी बियर किए हैं। कौन, जो भेजने वाले थे, उन्होंने कैश पेमेंट किया है कितना, 15,000 का। किस में, ये इतना किए 15,000 फ्रेट और इंश्योरेंस पे। कौन, कंसाइनर, तो वो हम चीज़ हम दिखा दिए कि ये जो है 15,000 भेजने पे इनका खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे खर्चे को भी दिखा दिए। अब देखिए आगे क्या हुआ है, आगे जो हुआ है वो आपका हुआ है फिर सीधा ये कि अब नॉर्मल लॉस हो गया है। सामने वाला सेल भी कर दिया है, कुछ कुछ कितना सेल किया, 1.5 लाख का सेल कर दिया, तो उस चीज़ को सेल को भी हम दिखा दिए कि देख लीजिए बाई सेल्स 1.5 लाख। सिंपल बोल रहा है कि जो 10% आपका स्टॉक अभी बिका नहीं था और 18,750 का जो है वो एबनॉर्मल लॉस हो गया है, 10% का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो देख लेते हैं कि उस पर खर्चा कितना कंसाइनर का लगा होगा। देखिए एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ है, अभी तो वो पहुंचा नहीं है किसके पास, कंसाइनी के पास, तो कंसाइनी तो उस पर खर्च किया नहीं होगा, लेकिन कंसाइनर जो 15,000 दिया था वो तो पूरे पे दिया था। तो उसमें से 10% 18,750 लॉस्ट हो गया, लॉस हो गया। तो 18,750 लॉस हो गया, तो इस पर देखें कि कंसाइनर खर्चा कितना दिया होगा। तो कंसाइनर क्या किया होगा कि 15,000 तो 1.5 लाख का पूरे जब सामान भेजा था तब दिया था, तो 18,750 वाले पे कितना बियर किया होगा। तो ये देखिए 18,750 वाला जो है वो ऑलरेडी इनवॉइस पे है, और जो भी अब नॉर्मल लॉस होता है उसको हम कॉस्ट पे लाते हैं, और कॉस्ट हमें पता है 1/5 है, 20%, तो 1/5 माइनस के 15,000, यानी कि 15,000 का सामान था। जो 1,87,500 दिखा रहा है ना, इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो उस प्रॉफिट को हटाएं 1/5, क्यों, क्योंकि 1/4 कॉस्ट पे है, तो सेल पे अगर हम 1/5 माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। तो 15,000 था एक्चुअल में इसका कॉस्ट। अब इस पर कुछ खर्चा किया होगा कंसाइनर भी, कंसाइनी तो किया नहीं क्योंकि ये पहले ही खत्म हो गया। तो जो अगर 15,000 वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो पूरे पर खर्चा कर रहा था फ्रेट एंड इंश्योरेंस का, अगर वो 1.5 लाख अमाउंट भेज रहा था, 1.5 लाख पे कर रहा था, तो 15,000 जो खत्म हुआ बीच में उस पर कितना कर रहा था, तो इंटू उतना कर दिया तो 1,500, यानी कि 15,000 का वो एक्चुअल कॉस्ट था, उसमें खर्चा हुआ है भाई साहब का 1,500 का, दोनों जोड़ दिए तो 16,500, तो एबनॉर्मल लॉस 16,500 दिखा दिए। आगे बढ़िए, अब देखते हैं कि स्टॉक कितना बच गया। तो हमें पता है वो 75% लिखा हुआ है कि सेल कर दिया है, 10% को तो अभी हम देखें कि अब नॉर्मल लॉस हो गया है, तो 15% का स्टॉक उसके पास बचा हुआ है। तो अगर 18,750 अगर वैल्यू जो ऊपर गिवन है वो अगर 10% है, तो 15% जो अभी बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, तो वो निकला आपका 28,125। अब देखिए यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि इन्वॉइस के लिए यहाँ पे कॉस्ट भी आप ले सकते हैं, डायरेक्टली 15,000 कीजिए और वहाँ से निकाल लीजिए, उससे क्या निकलेगा सीधे कॉस्ट। लेकिन हम यहाँ पे स्टॉक रिजर्व भी क्रिएट करेंगे, हम चाहे तो नहीं भी क्रिएट कर सकते, डायरेक्टली स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक उसको कॉस्ट पे दिखा दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमें जो है वो कंपलसरी रहता है कि स्टॉक रिजर्व दिखाएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इन्वॉइस पे कैलकुलेट कर लेते हैं
और जो 15 जो पहले माइनस कर रहे थे जैसे अब नॉर्मल लॉस वाले में, वैसे भी यहाँ पे 15 माइनस कर लेंगे। तो देखिए 18,750 वैल्यू है 10% का, तो जो 15% वैल्यू अभी नहीं बिका है, अनसोल्ड है, उसका वैल्यू हम निकालेंगे 28,125। ये किसके पास है? कंसाइनी के पास। और देखिए कंसाइनी ने कुछ भी खर्चे इस पर नहीं किए हैं, साफ लिखा है, वो सेलिंग का खर्चा किया है, वो इस पर खर्चा नहीं किया है। तो कंसाइनर तो खर्चा किया होगा भाई साहब, वो 15,000 तो किया था, 100% वैल्यू भेज रहा था, तो 1.5 लाख तो 15% पे कितना किया होगा? यहाँ पे आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि 15,000 पे कितना किया होगा, लेकिन सिंपली आप समझिए 15,000 वो खर्चा किया है 100% वैल्यू जब भेजा था, तो और 15% अब उसके पास अगर वैल्यू अभी भी बच रहा है कंसाइनी के पास, तो उस पर कितना खर्चा हो गया? 2250। यानी कि उसका कॉस्ट इन्वॉइस्ड जो हुआ था 28,125 का, उस पर खर्चा जो कंसाइनर का 2250 है, यानी कि टोटल 30,750 का खर्चा उसमें भी लगा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, यानी कि जो एक्स्ट्रा पे भेजा था। तो उस प्रॉफिट को हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो गुड्स उसके पास 15% बचा हुआ है, ये आप सीधे 15% निकालेंगे 187,500 का, तो यही आएगा। लेकिन जो ये बचा हुआ है ये तो कॉस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि ये बिका नहीं है और ये तो हमारे पास आने वाला है। तो पहले हम इन्वॉइस पे दिखाएं और इन्वॉइस पे टोटल अमाउंट निकालनी है। इन्वॉइस मतलब इंक्लूडिंग प्रॉफिट 25% के साथ। तो 28,125 जब हमारा आया विद प्रॉफिट, तो हम देखेंगे कि विदाउट प्रॉफिट ये होता, और इसमें कितना प्रॉफिट है वो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि 28,125 ओके 28,125 जो हमारा कॉस्ट आया, उस पर 20% हमारा जो है वो प्रॉफिट है। ये इन्वॉइस आया था, इन्वॉइस, तो इन्वॉइस यानी इंक्लूडिंग प्रॉफिट, और क्वेश्चन में हम मेंशन है कि 125 कॉस्ट पे भेजा है, यानी कि 20% मोर सेल पे भेजा होगा। तो जो सेल से इन्वॉइस जो बचा हुआ है कंसाइनी के पास, उस पर उसका हम 20% निकालें तो 5625। अब अगर हम 5625 30,375 में से माइनस कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा उसको डायरेक्टली हम दिखा सकते हैं डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में किसका? कंसाइनमेंट अकाउंट के। या फिर इस 5625 को अलग दिखा दीजिए, किसमें? डेबिट साइड दिखा दीजिए कंसाइनमेंट के, और जो 30,375 है इसको दिखा दीजिए आप क्रेडिट साइड में। या तो दोनों को प्लस माइनस करके नेट वैल्यू को दिखा दीजिए क्रेडिट साइड में सिर्फ, या फिर दोनों को अलग दिखाइए, इसको दिखा दीजिए क्रेडिट साइड और वो वाले अमाउंट 5625 को डेबिट साइड। तो वही मैं किया हूँ। मैं क्या किया, अब नॉर्मल लॉस वो तो हो गया था कि जो इन्वेंट्री बच रहा है उसका हमने क्या किया कि 30,375 नेट वैल्यू दिखा दिया और क्रेडिट साइड, और जो वैल्यू बचा हुआ था उसको दिखा दिया 5625 को, उसको डेबिट साइड। अब आप कहेंगे इसका नेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब देखिए, अब डायरेक्टली भी आप निकाल सकते थे। ये जो 28,125 है ना, इसमें से सिंपली आप माइनस कर दीजिए वो वैल्यू जो भी इस पर स्टॉक मतलब कितना ज़्यादा था, आपका 25% ज़्यादा है, 25% आप माइनस कर लीजिए, कंसाइनर का जो एक्सपेंस है उसको ऐड कर दीजिए, तो वो जो है वो नेट वैल्यू ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे एक थ्योरी जो है थ्योरी की तरह लिख भी दिया हूँ कि यू कैन डायरेक्टली शो क्लोजिंग स्टॉक एट द कॉस्ट इग्नोरिंग लोडिंग। जैसे कि लोडिंग हम जो हम दिखाएं वहाँ पे 5625, वो लोडिंग है जिसको स्टॉक रिजर्व में दिखाया। स्टार्टिंग में क्या था, जब आप यहाँ पे दिखा रहे थे 1,87,500, तो ये आप क्या किस पे दिखाएं? इनवॉइस पे, और इसके दिखाने के कारण आप लोडिंग अलग कर दिए कि इतना प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड था। वैसे ही आप इसको जो है इनवॉइस वैल्यू पे दिखाएं, इस पर जो लोडिंग था उस लोडिंग को इधर दिखा दी, या फिर नेट वैल्यू भी कर सकते थे, इसमें से इसको माइनस करके सीधे यहाँ पे नेट वैल्यू हो जाता। खैर वो चीज़ लिख दिए। अब आया बात कमीशन का, कि उसने जो है क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि 1.5 लाख रुपए में बेच दिया 75%। तो सेल का तो हम कर दिए हैं, ये लीजिए 1.5 लाख का सेल हुआ है। आगे देखिए कमीशन उसको कैसे कैसे मिलेगा कमीशन। तो कमीशन सिंपल बोला था कि आप क्या कीजिए कि जितना का सेल हुआ है, इन्वॉइस जो होता है उस पर 10% दीजिए। तो इन्वॉइस तो किया है 75% वो टोटल सेल का, तो जब हम उसको भेजे थे, भले ही वो 1.5 लाख में बेचा है, तो 187,500 का भेजे थे और 75% वो सेल किया है, तो उसका 10% हम निकाल लिए। ठीक, आगे बोला कि 25% ओवर दीजिए, अगर उसने ओवर भेजा है बेचा है तो उसको बेचना, वो बेचा कितने में है? 1.5 लाख में। लेकिन अगर हम 75% 187,500 का निकालते हैं, जो कि एक्चुअल वैल्यू सेल का होना चाहिए था, जो वो बेचा है वो निकलता है 1,40,625। यानी कि ओवर कितना हुआ? 9375। तो जो 9375 पे भी हम 25% लगा दिए, और जो एक्चुअल था 1,40,625 उस पर हम 10%, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आएगा 16,406। तो वो हो गया 16,406। और ये जब आप अलग पूरा बैलेंस कर लेंगे सबका, तो आपका आएगा लॉस आ रहा है।
फिर से सुन लीजिए, कमीशन वाला जो है उसको फिर से सुन लीजिए, कुछ भी नहीं है, आपको 10% इनवॉइस प्राइस पे देना था, यानी कि जितना वो सेल किया, तो सेल कितना किया है, वो 75% सेल किया है, हमारा वैल्यू था 187,500, उसका 10%, बोला कि 25% ओवर अगर उसने कुछ इनवॉइस का किया है तो तब इनवॉइस उसका कितना था, उसने किया है 1,50,000 में, लेकिन अगर 187,500 का हम 75% निकालते हैं तो उसका था 1,40,625, यानी कि इस मोर कितना किया, 93,75 जितना वो मोर किया, वो 93,75 का 25% भी कमीशन में मिलना था, दे दिए, कहानी खत्म। अब आ जाइए एवरेज ड्यू डेट में। देखिए इसमें सिंपल है, इसमें लिख भी दिया है कि आपको क्या करना है, बोस्को और बेन जो है उनमें आपको लास्ट में देखिए कि 6 जनवरी को आपको बेस लेना है, तो मैं लिख दिया कि ठीक है 6 जनवरी को मैं बेस ले लेता हूँ, 6 जनवरी को मैं बेस ले लिया, टेकिंग 6 जनवरी एज ए बेस। मैं क्या किया, पूरा एंट्री जैसा था वैसा मैंने उतार दिया, सिंपल। 6 जनवरी को था 60,000, कौन दे रहे थे, बोस्को भाई साहब। फिर 2 फरवरी को 28,000 था, पेमेंट करना था इनको, और 31 मार्च को 20,000, ये सारे क्वेश्चन में गिवन है। वहीं पे देख रहे थे कि जो बेन है उनको क्या क्या करना है, बेन के लिए हम लिख दिए कि 6 जनवरी को उनको देना था 66,000, 9 मार्च को 24,000, 20 मार्च को 5,000। अब 6 जनवरी को जब आप बेस लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कहता है, तो 6 तारीख को जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे तो 6 जनवरी को तो बेस ही ले लिए हैं, तो यहाँ पे 0 0 बच गया। 2 फरवरी को लिए तो टोटल जब आप काउंट करेंगे 6 जनवरी से 2 फरवरी, तो जनवरी में कितना बच गया, 25 दिन, 25 और 2 फरवरी 27 दिन, तो 27 दिन और मल्टीप्लाई कर दिए 28,000 से, तो कितना आ गया 7,56,000। वैसे ही 31 मार्च तक कितना डेट बचेगा, 6 जनवरी से 84 डेज, तो 16,80,000, दोनों को जोड़ दिए तो प्रोडक्ट आपका आया 24,36,000, और अमाउंट जो है वो इन तीनों को जोड़ने के बाद 1,08,000। वैसे ही हम बेन का भी किए, आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं, हमने एक ही बार में ले लिया। इसका क्या आ रहा, 62 डेज आ रहा था, 62 इंटू 24,000 इतना आया, 5,000 इंटू 23 इतना आया, टोटल प्रोडक्ट इतना आ गया, और अमाउंट टोटल ये तीनों का किए तो 95,000। अब आप कुछ मत कीजिए, इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को माइनस कीजिए, जितना वैल्यू आया उसको ऊपर लिख दीजिए, और इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कीजिए, जितना अमाउंट है उतना नीचे लिख दीजिए, और डिवाइड कर दीजिए उससे, और उसमें 6 जनवरी ऐड कर दीजिए। देखिए हाँ, क्या किया मैं, प्रोडक्ट का डिफरेंस और अमाउंट का डिफरेंस लिया, प्रोडक्ट दोनों का ले लिया 24,36,000 और एक का 18,53,000, 1,08,000, 95,000 माइनस कर दिया दोनों का। और तो क्या था, 6 जनवरी तो बेस ही लिया था, तो बेस को हमको लिख लिए और बेस और उसको ऐड कर दिए, किसको, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट। तो जो आया वो आपका लगभग आएगा 49 डेज, ठीक। तो 49 44 तो 45 डेज आएगा यार, क्या 45 था, मैं कैलकुलेट भी 45 भी किया हूँ। तो 45 डेज जो आएगा 6 जनवरी में जब आप ऐड करेंगे तो वो 20 जनवरी आ रहा है, यानी कि 20 जनवरी जो है वो डेट है जिस दिन बोस्को को 13,000 एक्स्ट्रा पे करना है। बोलेंगे कि 13,000 क्यों, ये चीज़ जरूर लिखिएगा, इस पर भी मुझे लगता है कि लाइन नंबर कटने के चांसेस हैं। बोस्को ही देगा क्योंकि बोस्को का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, ठीक। तो पे कौन करेगा, बोस्को। तो जब बोस्को पे करेगा तो कितना पे करेगा, तो जब अमाउंट का आप डिफरेंस देख रहे थे कि 1,08,000 में से 95,000 घटा रहे थे तो बच रहा था 13,000। कहाँ से घटा रहे थे, ये देखिए, इसका 1,08,000 था, यानी कि ज़्यादा इसको पे करना था, उसको तो 95,000 ही पे करना था सामने वाले को, ठीक 95,000 ही, तो ज़्यादा कौन है, बोस्को, तो बोस्को से आप पे कर देंगे, लिख दिए कि बोस्को पे करेंगे 13,000, दोनों का अमाउंट का डिफरेंस, किस तारीख को, 20 फरवरी 2023 को। अगला जो है वो अकाउंट करंट से है। देखिए अकाउंट करंट में सिंपल था, कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में दे दिया आपका ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, जितना डेज लग रहा था उतना डेज मल्टीप्लाई कर दिए। मेन इसमें था आपका ये रेड इंक वाला, कि बिल्स पेबल जो था एक जो फॉल कर रहा था 6 जनवरी को, 6 अप्रैल को, आप बंद कब करें, 31 मार्च को, यानी कि 6 दिन ज़्यादा ले रहा था, तो 6 दिन ज़्यादा ले रहा है, 5,000 का अमाउंट है तो 30,000 हम क्रेडिट साइड दिखा दिए। एक्चुअली में होना चाहिए डेबिट साइड ही, लेकिन क्योंकि ये रेडिंग है तो क्रेडिट साइड चला जाएगा, अगर ये रेडिंग नहीं होता तो डेबिट साइड ही रह जाता। वैसे एक और अमाउंट है जो कि रेडिंग हुआ है, वो फॉल कर गया, हम परचेज किए थे वो वाला 8 अप्रैल को, तो अगर वो 8 अप्रैल को फॉल कर रहा है, यानी कि और हम 31 मार्च को ही बना रहे हैं तो 8 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो 8 इंटू 2700 ये चल जाएगा रिवर्स साइड, किधर, यहाँ पे देखिए, ठीक। और बाद में क्या होंगे, टोटल प्रोडक्ट हम देख लेंगे और इस प्रोडक्ट को देख लेंगे, तो यहाँ पे एक बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस बचेगा, और ये जो बैलेंस बच गया इसमें आप क्या करेंगे, 1/365 इंटरेस्ट मतलब कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट का 1/365 इंटू 10% निकालना था और अमाउंट यहाँ पे था। तो जब आप कैलकुलेट किए तो 257, अब जब 257 आया 257 को आप अमाउंट में लिख देंगे यहाँ पे, और 257 तो अमाउंट जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 16,057 हो जाएगा, तो 16,057 इधर भी हो जाएगा, और जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे दिखेगा, और प्रोडक्ट वाला बैलेंस तो यहाँ पे है। और ये क्या हुआ, अच्छा पार्टनरशिप वाला लास्ट में देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में देख लेंगे पार्टनरशिप वाला, पहले आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। हालांकि मैं बता दूं वहाँ पे मेन जो है
वो आपका गुडविल वाला ही है, और कुछ भी उसमें इतना हार्ड नहीं है। गुडविल वो भी एवरेज प्रॉफिट पे दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट लगाइएगा, गुडविल कैलकुलेट कीजिए, गुडविल में से हिस्सा निकालिएगा सामने वाला का इक्वल है तो 8,000 समथिंग आएगा, और उसको जो है पे कर देंगे वो दोनों, बस। खैर 5 के ए में आइए। 5 का ए तो वो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन अब देखिए, वो बोलता है कि स्टॉक दिया हुआ है और सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो दोनों का अमाउंट पूछ रहा है। पहले पहले क्या पूछा कि अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड स्पोर्ट्स मटेरियल जो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाई जाएंगे। तो पहले मैं लिखा सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर गिवन है कितना, 22,50,000 नीचे गिवन है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसको मैंने माइनस कर लिया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको मैंने प्लस कर लिया, एडवांस है प्रीवियस ईयर का मैंने प्लस कर लिया, एडवांस से करंट ईयर का हमने माइनस कर लिया। टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आएगा 2,30,400, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, आई में जाएगा। वैसे ही स्पोर्ट्स मटेरियल, तो स्पोर्ट्स मटेरियल का जो है वो लिखा है कि 13,50,000 में लास्ट में ही पेमेंट किया है, तो 13,50,000 को पेमेंट किया, लेकिन कुछ कुछ ड्यू अमाउंट भी है। ओपनिंग का अमाउंट ड्यू है उसको हमने घटा लिया, और करंट अमाउंट का ड्यू है उसको हमने ऐड कर लिया, तो टोटल पेमेंट वाला जो प्राइस है 15,30,000 आपका आया। अब देखिए मैंने क्या किया, अब नीचे और भी अमाउंट है, और भी सारे आइटम्स है जो है मटेरियल का। तो मटेरियल कंज्यूम्ड का क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस परचेज, यही होता है। परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये होता है फॉर्मूला मटेरियल कंज्यूम का। देखिए ओपनिंग आपका 4,50,000 ऊपर गिवन है, देख लीजिएगा ओपनिंग में है। क्लोजिंग में आप 6,75,000 देख लीजिएगा, राइट साइड 2023 वाला में होगा। और 15,30,000 जो ऊपर से हम अभी परचेज वाला लाए हैं, तीनों को जोड़ दिए तो 13,05,000 आपका आ गया मटेरियल कंज्यूम। तो ये भी किस में जाएगा, आई एंड ई में चला गया। अब देखिए इतना करने के बाद आपको बोला कि बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाएंगे, तो सुन लीजिए। बैलेंस शीट में जो सबकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, पहले लिख लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर सब्सक्रिप्शन ड्यू है तो वही इधर जाएगा, और ओपनिंग का एडवांस इधर जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग है, मतलब ओपनिंग का है, वो इसमें ओपनिंग में जाएगा। वैसे ही देख लीजिए अगर सब्सक्रिप्शन जो है वो ड्यू है किसका, करंट ईयर का, तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड जाएगा। अगर करंट ईयर का एडवांस है तो वो एसेट साइड जाएगा। क्यों, क्योंकि एडवांस में अगर हम कुछ भी एडवांस है अगर करंट ईयर का, तो वो क्या हो गया, एसेट साइड। एडवांस एसेट साइड या ड्यू एसेट साइड जाता है, ये गलत हो गया। ड्यू एसेट साइड, एडवांस लाइबिलिटी साइड, रिसीव किए होंगे तब, ठीक, ओके, ये गलत हो गया, ये इधर होना चाहिए, ये इधर होनी चाहिए, ओहो। खैर स्टॉक मटेरियल जो है क्लोजिंग का, वो क्लोजिंग में आ जाएगा। क्लोजिंग वाला किधर है, 6,75,000, आप साफ देख सकते हैं, पहला ही पॉइंट था। इसमें मत घबराइएगा, थोड़ा सा गलती हो गया वो सब्सक्रिप्शन वाले में। तो जो ओपनिंग का ड्यू है वो आपका जाएगा क्या है, सब्सक्रिप्शन ड्यू है, आपको रिसीव नहीं हुआ है इधर, और जो एक्स्ट्रा में मिल गया है वो इधर, क्योंकि एक्सपेंस थोड़े ना है, वो तो इनकम है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी, जिसमें पूछा था कि बहुत सारे आइटम्स है, आपको जर्नल एंट्री करना है। तो मैंने क्या किया, सारे आइटम्स को एक एक बार उठाया, और सारे आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट के थे, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में डाला। अब देखिए मैंने क्या डाला, ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, परचेज गिवन है और परचेज रिटर्न उसी में नीचे लिखा हुआ है कि रिटर्न जो है वो आउटवर्ड हुआ है 72,000 का, यानी कि परचेज रिटर्न हुआ है, तो उस चीज़ को हमने नेट परचेज में दिखा दिया कि 6 लाख। कैरेज इनवर्ड दिखा दिया, वेजेज दिखा दिया। वैसे ही सेल्स दिया है और बोला है रिटर्न इनवर्ड, तो सेल्स दिया है 11 लाख का, रिटर्न इनवर्ड 1 लाख का, उसको माइनस कर लिया, टोटल 10 लाख। क्लोजिंग स्टॉक साफ लिखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख का है। अब इतना कुछ करने के बाद आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, 4,20,000। अब जर्नल एंट्री आपको पास करना हो तो कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि बस जितने आइटम्स डेबिट साइड है उन ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कीजिए, सारे उन अकाउंट्स को लिख दीजिए। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हमने डेबिट किया और लिख दिया ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, कैरेज, वेजेज, जितने यहाँ पे थे सब कुछ मैंने लिख दिया। और जो क्रेडिट साइड में उनको मैंने लिख दिया कि टू ट्रेडिंग 12 लाख, 10 लाख सेल्स और 12 लाख क्लोजिंग। लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं मिस कर गया, इधर लिख देता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसको आप डेबिट कर दीजिए टू P&L अकाउंट, या फिर टू नेट प्रॉफिट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से P&L अकाउंट में वो चला जाता है एज ए नेट प्रॉफिट। अब 5 के सी में देखिए उसमें कुछ भी नहीं है, ये आसान था। उसमें साफ था कि 2 प्रॉफिट दिया हुआ था, एक था 33,000 और बोला कि दूसरा है 45,000, और इनसे पहले कि ये पेमेंट हो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं, और एडजस्टमेंट करने के बाद इन 45 जितने भी एडजस्टमेंट किए हैं हम, उसके बैलेंस जो बच रहे हैं एडजस्टमेंट के बाद, उसको हमने कर लिया है जो रेशियो ऊपर गिवन है कैपिटल का, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उसमें हमको नहीं करना है, 45,000 जो बचा हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वल करना है। फिर से सुनिए,
मान लीजिए एक प्रॉफिट दिया 33,000, तो 33,000 प्रॉफिट दे दिया और बोल दिया कि सैलरी देना है सी को, तो वो हमने दिखा दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके गिवन कैपिटल पे हमने फाइंड कर लिया। और जो प्रॉफिट बचा 23,000, इसको जो है वो आप बांट लीजिए कैपिटल में। तो ठीक है, कैपिटल रेशियो 2:1:1 दिया, हमने बांट लिया। अब वो बोल रहा है कि 2:2:1 में तो आप कर लिए, ठीक है, ये गलत है। आपको क्या करना है, पहले 33,000 को इक्वली अब आप बांटिए। तो अगर आप 33,000 को इक्वली बांटेंगे, पहले केस में जब 33,000 प्रॉफिट था तो आपको कितना आ रहा है, आपको पता चला कि 11,000 11,000 11,000 देना था। लेकिन जब आप इग्नोर कर रहे थे सारे मतलब एंट्री को, तब आपको कितना देना था, 11,000 11,000 11,000, सीधे नेट प्रॉफिट आप बांट दिए। लेकिन जब कुछ सारे एडजस्टमेंट नहीं हुए थे, तब क्या हो रहा था, तब जो है वो डायरेक्ट 33,000 बच रहा था। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट किए तो आपको पता चला कि सिर्फ 23,000 अमाउंट बचा जो 2:1:1 में जाएगा। लेकिन 33,000 को जाना कितना में चाहिए, वो जाना चाहिए 1:1:1 में। तो वहीं पर हमने देखा कि इसका जो है वो 500 ओवर है ए का, ये प्रॉफिट वाला, तो ये किसको दे देगा, इन लोग को दे देगा। इन लोग का -52 कितना है, 5250 कम पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, ऊपर अमाउंट है, फिर इनका नीचे वैल्यू न्यू आया, माइनस कर दिए, इसका भी माइनस किया, इसका भी माइनस किया, तो जो न्यू वैल्यू आ गया ये आ गया 33,000 पे। वैसे ही जब आप पूरा सैलरी दिए सी को, नेट प्रॉफिट दूसरा 45,000 वाला लिए, उसमें माई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिए तीनों को, तो जो बच गया 35,000। अब इसको देखिए क्या किए कि तीनों को दे दिए कैपिटल में, तो कैपिटल में दिए तो ऐसे ऐसे इतना बच गया। ठीक, अब बोल रहा है कि जो सेकेंड टाइम में 45,000 आप लिए हैं, इस 45,000 को इक्वली आपको करना है, तो अब आप करके देखिए। तो जब आप 45,000 को इक्वली आप करते हैं तो कितना, 15,000 15,000 15,000। अब इसमें जो है वो क्या होता है कि इसका कितना ज़्यादा है ऊपर, और 17,500, अब कितना 15,000, तो टोटल 2500 इसका जो है प्लस में है अभी प्रॉफिट। ठीक, वैसे 87,500 इसका होना चाहिए, हुआ कितना, सिर्फ 1,500। तो अभी ये कितना नीचे चल रहा है, 6250, और वैसे ही ये भी चल रहा है 6250, क्योंकि 2:1:1। अब 45,000 को जब आप इक्वल बांटे थे तो वो कितना आया था, 15,000 15,000 15,000। अब माइनस करने के बाद इसमें से इतना इतना बचा। अब आप कंपेयर कीजिए, क्या कंपेयर कीजिए कि इसका 33,000 वाले में 500 यहाँ पे था, और अब जो है वो यहाँ पे भी 2,500 है, यानी टोटल अगर आप नेट करेंगे तो 2,000 जो है वो इसका मोर बच रहा है। तो ये जो 2,000 है वो किसके पास जाएगा, वो हो सकता है बी के पास भी जाए, सी के पास भी जाए। तो देखते हैं कि इन दोनों को चाहिए कितना कितना। तो 5250 तो ऊपर था, और अब कितना है 6250, यानी कि 1,000 इसको चाहिए, तो 1,000 तो इसको दे देगा 2,000 में से। ठीक, इसका भी 5250 था, और इसका जो है वो 6250, इसको भी 1,000 दे देगा। हालांकि ऐसे जो मैंने डायरेक्टली बनाया है, आप उसको करेक्टली बनाएंगे तो वैल्यू जो है वो आपको क्लियर पता चल जाएगा। वही है, ए का करेंट अकाउंट हमने डेबिट किया, ए का करेंट अकाउंट डेबिट किया, और दोनों को बी और सी को दे दिया। और दूसरा मैं पूछ रहा था कि एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना बचेगा। तो देखिए 33,000 जो दिया हुआ है उसमें आपको पता है कि 5,000 तो बी को सैलरी ही, सी को सैलरी ही दे देना है। अब बाकी जो 5,000 है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे, 2,500 पहले का, और दूसरे का 1,250, फिर तीसरे का 1,250, तो कितना हो गया 5,000। तो ये जो बचा 23,000। वैसे ही 45,000 में भी करेंगे तो आपको बचेगा 35,000, 10,000 चला जाएगा। अब आते हैं शेयर कैपिटल वाले क्वेश्चन में, मतलब कंपनी अकाउंट में 6 का ए क्या कहता है कि कुछ भी नहीं करना, सिंपली जर्नल एंट्री आपको करना है इसमें। तो देखिए फिर से कहता हूँ, कंपनी एक्ट में जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 टाइप का पूछेगा। एक तो सिर्फ जर्नल एंट्री और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, एक एरियर इंटरेस्ट वाला, दूसरा आपसे पूछेगा फॉरफीचर वाला, और कुछ भी नहीं पूछ सकता। खैर ये जो है फॉरफीचर वाला है, देख लेते हैं। पहले बोला कि एप्लीकेशन मंगवाया है 20,000 रुपये @1, तो हमने लिख दिया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 मिल गया, क्योंकि 20,000 इक्विटी है, @1 हमने लिख रखा। आगे जो इस चीज़ को हम शेयर कैपिटल में भी डाल दिए, ट्रांसफ़र कर दिए शेयर एप्लीकेशन वाला अमाउंट। तो क्या लिखें, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, चला गया शेयर कैपिटल में। अब जब फर्स्ट कॉल किए हैं तो फर्स्ट कॉल कितना से था, @2 से, और टोटल इक्विटी शेयर 20, यानी कि 40,000 का हमको कॉल करना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। लेकिन वहीं पता चला कि पेमेंट कितना का मिला, पेमेंट एक राम है जो 200 शेयर से नहीं दिया। अब @2 हमें लेना था, तो 200 @2 यानी कि 400 वो नहीं दिया, तो हमें मिला कितना होगा, 40,000 लेना था तो 40,600 मिला। और हमने इसका शेयर जो है वो फॉरफिट भी कर रखा है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जब फॉरफिट हमने कर दिया 200 शेयर्स, तो आगे हम कॉल कितना का करेंगे, 19,800 का, याद रखिएगा। तो अगला हम कॉल किए 19,800 पे, कितना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये कितना करना है @3 से, तो 19,800 पे ही हम किए हैं @3। अब इसमें भी एक लोचा हो गया, क्या हुआ कि एक श्याम था जो 300 शेयर्स था उसके पास, उसने पे
नहीं किया तो उसका 300 शेयर था, एट द रेट 3 यानी कि वो 900 नहीं दिया तो उसको हम डाल दिया कॉल सिनेरियर में। 59,400 हमको एक्चुअल शेयर कैपिटल में आना चाहिए था, और जो बैलेंस बच गया 58,500 मिला, यानी कि हमको मिला कितना शेयर पे ऑलरेडी जो है वो 19,800 हो गया था, 19,800, और अब कितना हो गया, अब 19,500, क्योंकि 300 और चला गया तो 19,500 पे हमें ये मिला है। तो 19,500 एट द रेट 3 करेंगे तो इतना ही होगा। आगे देख लीजिए, अब इसका भी शेयर फॉरफिट कर दिए हैं, ठीक। तो टोटल फॉरफिट कितना कर दिए, पहले हम 200 किए और अब हम कर दिए 300, तो अब हम कॉल कितने पे करेंगे, 19,500 पे करेंगे। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो कॉल कर रहे हैं, फाइनल कॉल है एट द रेट 4 से। तो फाइनल कॉल किया हमने, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 78,000 कैसे है, 19,500 जो बचा हुआ है उसको एट द रेट 4 से, बाकी जो नहीं दिए थे उनका फॉरफिट कर लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इसमें भी क्या हुआ, फाइनल कॉल में भी एक भाई साहब मोहन है जिन्होंने एट द रेट 100 नहीं दिया, सबका नीचे में लिख रखा हूँ वो देख लीजिएगा। तो एट द रेट 100 नहीं दिया, यानी कि हमें कितने पे मिला होगा, तो 19,500 जो था कितना था ऊपर, 200 और 300, वो तो जा चुका है 300, अब एक और गया तो 400, तो मिलेगा कितना पे, 19,600 पे, 19,400 पे मिलेगा, 600 चला गया, ठीक है। तो जब मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको 77,600। कैसे, देख लीजिए। कॉल किया था 78,000 का, 78,000 हमें पता है कि एट द रेट 400 शेयर्स नहीं दिया था, 400 नहीं दिया यानी कि 77,400 ही दिया, इसमें से 400 माइनस का 77,400 में रिसीव हुआ, और 100 शेयर वाला नहीं दिया था। अब देखिए कौन कौन नहीं दिया है। अब डिस्क्रिप्शन में राम भाई साहब जिनके पास 200 शेयर था एट द रेट 1 नहीं दिया, श्याम साहब एट द रेट 300 वो वो पे कर दिए हैं एट द रेट 1, सॉरी 200 था वो एप्लीकेशन मनी दे दिए थे एट द रेट 1, तो नहीं जो पे किए थे वो था, बाकी के कॉल यानी एट द रेट 9 नहीं दिए थे। श्याम साहब 300 था वो फर्स्ट सेकंड दे दिए, ठीक, और यानी कि कितना दे दिए, 2 और 1 यानी कि 3 वो दे दिए थे, और जो नहीं दिए वो 7 नहीं दिए। भाई साहब मोहन थे वो लास्ट वाला सिर्फ नहीं दिए थे, यानी कि बाकी 6 दे दिए थे, तो एट द रेट 6 दे दिए थे, और जो नहीं दिए थे वो 4। तो अब जोड़िए 200, 300 और एक कितना है, 2, 3, 5 और एक 600, 600 शेयर्स पे टोटल अमाउंट कितना जो है वो रिसीव्ड हो गया है। तो देखिए एट द रेट 1 यहाँ रिसीव हो गया, और 300 एट द रेट 3 ये कितना हो जाएगा, 900, और 200 एट द रेट 1 कितना, 200, तो 200 और 900, 9 2 1100, और 100 का चबर 600, यानी कि टोटल 1700 जो है वो हमें रिसीव्ड हुआ है। क्यों, ये भाई साहब एप्लीकेशन वाला तो दे दिए थे, और ये भाई साहब अलॉटमेंट वाला तक और एप्लीकेशन भी दे दिए थे, ये भाई साहब फर्स्ट कॉल भी दे दिए थे, अलॉटमेंट भी दे दिए थे, एप्लीकेशन भी, सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिए थे एट द रेट 4 से। तो टोटल जो पे ये लोग किए थे, इसको मल्टीप्लाई किए, इसको से टोटल, तो 1700 जो है वो ये लोग पे किए। नहीं जो पे किए हैं वो है 4300, तो ये चल जाएगा एरियर में, और ये जो है मिला है वो चल जाएगा फॉर फ्यूचर में। तो देखिए शेयर कैपिटल अभी इनका हम हटाएंगे, 600 टोटल शेयर्स है, क्यों 200 पहला, फिर जो भाई साहब ने दिया वो 300, फिर भाई साहब ने दिया 100, तो 300, और रेट क्या चल रहा था, फेस वैल्यू एट द रेट 10, तो हमने फॉरफिट कर दिया कि एट द रेट 10 6,000 हमारा जा चुका है, कैंसिल कर दिया शेयर कैपिटल उतने का। अब जो पेमेंट ऑलरेडी मिल चुका है वो फॉर फ्यूचर में हमने डाल दिया 1700, हमने देख लिया है कैसे आया। फिर जो एरियर में यानी कि जो जितना रिसीव हो गया था उन लोगों का अमाउंट, वो जो एरियर बचा वो 4300। अब क्या बोल रहा है कि जो टोटल अमाउंट था, टोटल शेयर्स है, उसको आप एट द रेट 9 री इशू किए हैं, यानी कि एट द रेट 1 कम पे किए हैं, एट द रेट 10 पे करना चाहिए था, तो एट द रेट 1 कम पे किए हैं। तो कितना पे कम पे किए होंगे, 900 कितना है, टोटल जो है वो 600 है, और एट द रेट 1 कम पे किए हैं, तो 600 एट द रेट 1, 600 क्या हो गया आपका फॉर फीचर का डिस्काउंट हो जाएगा, और यानी कि आपने किया है 9 एट द रेट 9 पे, और टोटल 600 है, यानी कि 5400 ही आपको मिलेगा। हालांकि आपको करना कितने पे चाहिए था, आपके पास टोटल 600 कितने थे, 600 शेयर्स थे, जो कि जो लोग को आप हटा चुके थे 6, और फेस वैल्यू 10 था, तो आपको 6000 का करना चाहिए था, ठीक। लेकिन आप ये कितना का है, आप 9 से किए, तो 9 से 5400, तो 5400 तो आपको मिल गया, और 600 आपका लॉस हो गया, और 6000 का शेयर कैपिटल में। अब टोटल जो फॉर फ्यूचर का बैलेंस बचेगा, जो प्रॉफिट, वो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए फॉर फ्यूचर आपको रिसीव हुआ था 1700, ऊपर हम देख लिए थे कि जब उन लोग का फॉरफिट कर रहे थे तो 1700 में रिसीव हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम फॉर फ्यूचर में एक बार डिस्काउंट भी हम कर दिए कम पे, तो कितना हो गया, टोटल जो बचा वो 1100 ही बचा, 1700 माइनस 600 1100, तो कितना चल जाएगा बाकी, वो चल जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक। इतना समझ गए, इतना काफ़ी है। और 6 का एक बार और दिखा देता हूँ, 6 का सी, रुक जाइए 1 मिनट 6 का सी। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले आप ये समझिए कि जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट
ठीक। और वन टाइम बेनिफिट मतलब बार बार उसको जो वन टाइम एक्सपेंस करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो बार बार करना है, जो आप बार बार करेंगे वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब आप खर्चे कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन था कोई वर्किंग एक्सपेंसेस पे, जो आपका काम हो रहा है, ऑपरेशन है, उस पर खर्चे, तो ये तो बार बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में ऐसा तो नहीं कि आप धंधा एक ही बार करेंगे, जो काम है वो काम तो रोज़ रिपीट होता है, तो वो क्या हो गया आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड वन देखेंगे कि आप जो है वो सेकेंड हैंड कार जो परचेज किए हैं उसको आप रिपेयर करवा रहे हैं ताकि ये अच्छे से चले, तो बार बार रिपेयर करवाइएगा, क्या रोज़ थोड़ी ना करवाइएगा, साल में करवाइएगा या बाद में। तो ये क्या हो गया, वो खर्चा जो आप लगा रहे हैं उसको रिपेयर करवाने के लिए कि अच्छे कंडीशन में वो चले, आप अच्छे से रहेंगे उस पर और अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही नेक्स्ट वन देखिए क्या था, हाँ, कि आप जो है वो बहुत सारा एग्जिट्स बना दिए सिनेमा हॉल में, बहुत सारा जो है वो एग्जिट्स मतलब बाहर जाने के रास्ते, तो क्या वो एक टर्म में आपको बेनिफिट देगा? आप खर्चे एक बार ही किए हैं, लेकिन बेनिफिट वो लॉन्ग टर्म के लिए देगा, तो जो बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए दे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला देख लीजिए कि आप क्या हुआ है कि अमाउंट पे किए हैं रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट, यहाँ से स्टॉक उठाएं, यहाँ पे ले गए ताकि सेल हो जाए, फिर हो सकता है बाद में आपको यहाँ पे भी ले जाना पड़े। ये स्टॉक तो इधर उधर घूमते रहता है ना, स्टॉक जो है उसका ही आप बिजनेस करते हो, तो वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इधर उधर होता रहेगा, तो ये क्या हो गया, रिवेन्यू इन नेचर है, उसका खर्चा तो बार बार आपको करना पड़ेगा क्योंकि बार बार इधर उधर स्टॉक करना है। लास्ट वन देखे थे कि आप डायरेक्टर को भेज रहे हैं, ठीक है, कहाँ, कहीं अब्रॉड में, किस चीज़ के लिए, कि वो कोई कैपिटल एसेट्स खरीद कर रहा है, तो बताइए जब वो अब्रॉड में जा रहा है और कैपिटल एसेट मतलब वैसा एसेट जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट पे जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है, और वैसे भी आप ऐसे समझिए बार बार तो वो जाएगा नहीं अब्रॉड, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? और एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको, आपको डाउट होगा कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो इजी होगा या टफ होगा। देखिए अगर आप टफ लेंगे, अगर आपको लगता है कि वो टफ होगा, तो आपको एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो कि आपको टफ होगा, जो कि मुश्किल से 20 मार्क्स का होगा, और जो आपका पेपर बनता है वो बनता है 120 मार्क्स का। अब आप समझ रहे हैं बात को, मतलब आपका 100% एनी हाउ वो मॉडरेट ही रहेगा, एज यूजुअल, एज यूजुअल यही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। बिलीव मी, लोग बहुत चिंतित रहते कि नहीं कैसा पेपर बनेगा, पेपर हार्ड नहीं बनेगा। एक दो क्वेश्चन अगर वो डाल भी देता है, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी कि एक दो क्वेश्चन वो डाल दिया, तो क्या दिक्कत है यार, वो मैक्सिमम 20 मार्क का ही तो अलग से डाल सकता है, और हमें पता है कि 121 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, क्योंकि उसमें आपको एक स्किप का भी तो ऑप्शन है, जिसमें आप स्किप क्या कर सकते हैं, एनपीओ, पार्टनरशिप, ये तो आप स्किप कर सकते हैं। तो और इन्हीं में से अक्सर हार्ड डालता है, इन्हीं में से, समझ गए। बाकी जो है वो आसान ही रहता है। आपका कंपनी अकाउंट हो गया, ये तो आसान ही है, इसमें तीन ही पूछेगा, या तो पूरा जो शेयर्स इशू होते हैं शुरू से अंत तक का, फाइनल कॉल तक का एंट्री, या फिर बोल देगा कि एरियर और एडवांस हो रहा है उसका इंटरेस्ट निकालिए, या फिर री इशू और फॉर फ्यूचर, समझ रहे। तो कोई भी पेपर हो, अब ये हो गया लॉ का, मैं बताता हूँ लॉ थोड़ा सा टफ आएगा, मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, लॉ जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा टफ आएगा, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड ये वाले थोड़े से हाई लेवल के हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा। और मैं बता देता हूँ आपको मैथ्स की, मैथ्स की आपको याद रखना है कि स्टेट्स एज यूजुअल होंगे, कुछ भी हार्ड नहीं आएगा। आपका एलआर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, 15 आप आराम से बना लेंगे। टीवीएम एज यूजुअल आएगा, एक दो क्वेश्चन इसमें से भी आप 3 क्वेश्चन मान लीजिए कि हार्ड आ सकता है, ऐसा ही हर बार होता है। लेकिन अब आप पूरा मैथ्स के पोर्शन को देखें तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो मेजर पोर्शन है जहाँ से आप बिल्कुल पास हो सकते हैं, उस पर जो है वो इतना कम चांसेस है। स्टेट्स पे उतना चांसेस नहीं है कि टफ बनाएगा, कभी भी नहीं बनाता। एलआर पे एक दो या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ऐसा जो आपको अनजान लगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी एक दो क्वेश्चन, यानी कि मुश्किल से वो यहाँ से मान लीजिए कि अगर वो 10 मार्क्स का बिल्कुल ही अनयूजुअल क्वेश्चन सेट करते हैं, तो भी आप सोचिए स्टेट्स आपका कितने मार्क्स का है, स्टेट्स आपका 40 मार्क्स का है, ये आपका 40 मार्क्स का, एलआर आपका 20 मार्क्स का, टाइम वैल्यू आपका 15 मार्क्स का। ये 40 जो स्टेट्स का मैं लेकर चला हूँ इसको सीधे हाफ कर दीजिए,
मान लीजिए सिर्फ आप 20 ही पढ़े हैं, यानी कि फर्स्ट के 3 चैप्टर पढ़े हैं और एक इंडेक्स नंबर पढ़े हैं, इतना पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। वहीं 20 जो लॉजिकल रीजनिंग है, वो लॉजिकल रीजनिंग में 15, लेटर सपोज 10, सिर्फ 10 हाफ लेकर चलते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 8, कितना आ रहा है 20 10 30 38, बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे आप चलेंगे तो 38। और मैथ्स में भी 2 4 बना लिए तो पास हो गए। इतना जो मैं कह रहा हूँ ना, ये लास्ट लेवल का है, टफ तो कभी नहीं करता। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपको स्ट्रेटजी क्या क्या करना है। देखिए जल्दी से मैं बता देता हूँ इस चीज़ को। आप इक्को में क्या कीजिए, भले आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, पूरा बैक साइड कर दीजिए, प्लस बुक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप मार्क कर लीजिए। ठीक, ये हो गया इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का। ठीक, बीसीके प्लस इको का, ये मैं बता रहा हूँ। बैक साइड पूरा पढ़ जाइए क्वेश्चन, और अंदर जो चैप्टर्स के थोड़े थोड़े कंटेंट रहते हैं वो पढ़ लीजिए, और समरी जरूर देख लीजिए। हर चैप्टर के लास्ट में जो समरी है, समरी ऑफ लास्ट पेज, वो देख लीजिए। इको आपका कंप्लीट है। और सुनिए, बीसीके और इको का हो गया। लॉ के आपका क्या करना है, लॉ के लिए बीसीआर पूरा फॉर्मेट देख कर जाइए होल। मैं ये नहीं कहूँगा ये चैप्टर छोड़ दो वो चैप्टर छोड़ दो, 6 या 7 टाइप के ही है, उसमें भी क्या है आपका फॉर्मेट ही तो है, पूरा फॉर्मेट ही है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है वो दिक्कत होगा। लॉ का हो गया, बीसीआर का हो गया। लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस्ड कीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो 35 मार्क्स के आएंगे, 35 मार्क्स के। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं और इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप 50 में आ जाते हैं, 50 के कैटेगरी में। अगर इन दोनों को अच्छे से कर लेते हैं, एक दो गलती भी कर देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप केस बेस्ड वाला भी एक दो सोल्व कर लेते हैं, एक दो नहीं मतलब मेजोरिटी में, क्योंकि नंबर लॉ में हमेशा करता है भाई, बीसीआर में भी करता है, इसमें भी करता है, इसका भी कम्बिनेशन कर, इसका भी, तो ये भी लगभग 40 मार्क्स का होता है। तो आप सोचिए कि इन तीनों का अगर आप कम्बिनेशन, लेकिन हमेशा इन दोनों को मजबूत रखिएगा। अगर आपको लगता है कि लॉ में आप कमजोर हैं तो इन दोनों पोर्सन को मजबूत रखेंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, उसमें मैक्सिमम आंसर देंगे तो आपको कितना भी देगा तो 20 तो दे ही देगा। 35 मार्क्स 40 मार्क्स का तक आता है, 40 मार्क्स का। अगर थोड़ा सा गलती भी हुआ तो आपको कितना दे देगा, आपको 20 तो देगा ही। बीसीआर में मान लीजिए पूरा आपने बनाया फिर भी गलती है, उसमें 20 तो दे ही सकता है। 15 मान लीजिए बीसीआर में, तो 15 भी दिया और इधर 20 दे देगा तो आपका 35। 5 मार्क्स भी आप केस बेस्ड वाले में नहीं लाएंगे, आराम से आ जाएगा, तो आप पास हो सकते हैं। वैसे अकाउंट की, तो अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो पूरा मटेरियल करके जाइए, बस इससे क्या होगा, आप 90% आराम से कर पाएंगे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पूरा मटेरियल से ही 90%, क्योंकि 120 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर बनता है। तो इतना आप समझ गए, इतना काफ़ी है आपके लिए, इतना में आप पास हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।